हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपनी फैमिली में, आपके अपने परिवार में, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए जीएटी सेक्शन जो है एनडीए का। आज जो आपका एग्जाम हुआ है, अभी अभी फिनिश हुआ है जीएटी सेक्शन 430 पे, उसकी आंसर की उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, अभी साइंस वाले पोर्शन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों जो टीचर्स हैं तीनों अपना आंसर की बताएंगे, पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे, लॉजिक भी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश वाले सेक्शन का आंसर की मिलेगी, डिटेल आपको सॉल्यूशन मिलेगा इंग्लिश वाले सेक्शन का। ऐसे जीके वाले सेक्शन का आपको अलग से मिलेगा, तो साइंस अलग मिलेगा, इंग्लिश अलग मिलेगा, जीके अलग मिलेगा, क्योंकि हम लोग वहां पे डिस्कस भी करेंगे, आंसर को डिस्कस भी करेंगे, सिर्फ आंसर की नहीं बताएंगे, उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही आपको कल मैथमेटिक्स का जो है आंसर की वो भी आपको मिल जाएगी। तो डिफेंस गुरुजी ने हमेशा आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया है, वो चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो या कोई भी चीज हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए के बारे में। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं हमारे प्रमोद पांडे सर को, जो बायो के बारे में आपको बताने वाले हैं कि बायो के जो 12 क्वेश्चन आए थे उनको डिटेल में बताने वाले हैं, कैसा पेपर का लेवल रहा है सर बताने वाले हैं। तो मैं सर को इन्वाइट करता हूँ। प्रमोद सर आइए और बच्चों को बताइए। धन्यवाद सर आपका इनवाइट करने के लिए। तो आते हैं फिर क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो देखा जाए तो मॉडरेट था, ज्यादा इजी भी नहीं था और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। तो कुल 12 क्वेश्चंस हैं। हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। ये तो बात सबको पता है कि क्लोरोफिल की वजह से होता है, लेकिन इसने बोला है कि प्रेजेंट होता है इसमें, वो क्या करता है क्लोरोफिल। तो इसमें देखिए लिखा है पहला, अब्सॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट वाइल रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट, यानी रेड और ब्लू लाइट को एब्सॉर्ब करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। देखा जाए तो ग्रीन कलर क्यों आता है, क्योंकि ग्रीन का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात इसमें कहा है कि रेड और ब्लू को जो है एब्सॉर्ब करता है, तो ये भी बात सही है। इसलिए सही है क्योंकि रेड लाइट जो है वो उस पे भी मतलब क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से होता है रेड और ब्लू पर। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में दिया हुआ है, इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स द क्रोमोसोम नंबर इज। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया सेल की बात कर रहा है, क्योंकि एग्जांपल उसके बैक्टीरिया है। अगर इसमें देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, तो ये पहले से ही पता है एक क्रोमोसोम होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 पे देखा जाए तो 82 क्वेश्चन नंबर दिया है, बैक्टीरियल डीएनए इज रिफर्ड टू एज नेकेड बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ। तो बैक्टीरियल डीएनए जो है वो नेकेड है। क्यों नेकेड है? क्योंकि एसोसिएटेड नहीं है किससे। अब देखिए यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो उसमें देखा जाए तो यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, यूकैरियोटिक डीएनए में होता है आपका डीएनए मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ये किस में होता है? ये होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ऐसा होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स में ऐसा होता है। लेकिन इसने प्रोकैरियोट्स की बात की ही, तो प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसमें पूछा है कि नॉट एसोसिएटेड विथ, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, नॉट एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन पार्टिकल। अब देखिए इरिथ्रोसाइट्स तो बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईसोनोफिल्स, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी नहीं करता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोडक्शन करती है किसकी? एंटीबॉडीज की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 84, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बायो का है वो है 87। तो 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन पूछा गया है। ए माइक्रोस्कोप मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ। तो माइक्रोस्कोप हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्यों कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप? क्योंकि इस माइक्रोस्कोप में
मोर देन वन लेंस होता है, बट कितने होते हैं वो पूछ रहा है, कौन सा लेंस होता है। तो इसमें होते हैं 2 कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, 2 कॉन्वेक्स लेंस। बाकी ऑप्शंस गलत है, 1 कॉन्वेक्स कॉनकेव, कोई सवाल ही नहीं उठता कॉनकेव लेंस का, 2 कॉनकेव ये भी नहीं सही है, और मिरर तो रिफ्लेक्टर मिरर नीचे होता है, तो लेंसेज की बात कर रहा है, तो लेंसेज में जो है 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ही होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। हाँ, क्वेश्चन नंबर 97 पे आ रहे हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। यस, 97 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट। अब इसमें देखिए, पहला तो फास्फोलिपिड, सिर्फ और सिर्फ फास्फोलिपिड तो ऐसा नहीं होता है सिर्फ फास्फोलिपिड की हो, पहली बात। दूसरी बात है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, सिर्फ प्रोटीन भी नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। अब तीसरे ऑप्शंस की बात करें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, तो ये तो पता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, लेकिन चौथा ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बात सही है, लेकिन चौथे ऑप्शन से बात करते हैं। तो चौथा ऑप्शन दिया है दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। देखिए यहां पर कोलेस्ट्रॉल की भी बात कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन नहीं होता तो ये सी ऑप्शन सही था, लेकिन यहां पर डी ऑप्शन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की भी बात कह दी गई है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसका करेक्ट हो जाएगा दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, ये भी माइक्रोस्कोप से कुल 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप से आया है। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पार्ट देखा था, तो अगर सबसे पहली बात करते हैं मिरर, तो आपने देखा रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है सबसे नीचे की तरफ माइक्रोस्कोप में, जहां पर उसका स्टेज होता है, स्टेज के जस्ट नीचे एक मिरर होता है जिसमें 2 तरह के लेंस मूवन होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा जो है 2 तरह के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक प्लेन मिरर होता है, तो उसको रिफ्लेक्टर भी हम कहते हैं। तो मिरर होता है, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें नॉट पूछा है तो नॉट हम लोग देखेंगे। स्टेज भी होता है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। स्लाइड को होल्ड करने के लिए क्लिप्स होती है तो क्लिप्स भी नहीं सही है। अब बात करते हैं रेटिना, तो रेटिना करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रेटिना जो है वो आई में होता है, ना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी के मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर देखा जाए इन चारों में तो सबसे सिंपल प्रोटीन है, सही है, तो प्रोटीन सिंपल बोला है, बट उसके बाद ऑर्गेनिज्म दिया है, टिश्यू को बाद में दिया है, तो ये सीक्वेंस गलत हो गया। प्रोटीन, ऑर्गन, टिश्यू, टिश्यू को बाद में दिया, ये भी सीक्वेंस गलत हो गया। प्रोटीन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, टिश्यू को लास्ट में किया, ये भी सीक्वेंस गलत हो गया। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा ये प्रोटीन, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। यहां पर सेल नहीं दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग सेल टाइप्स, तो इसमें सेल के टाइप्स 4 लिखे हुए हैं, उसको कंसीडर करना है। तो पहला है मोनोसाइट। अब मोनोसाइट कौन होता है, ये आप इम्यून सिस्टम में आपने पढ़ा था कि जो है WBC का होता है मोनोसाइट्स, तो ये मोनोसाइट्स ये भी सेल है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेजेस जो होते हैं उसके सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं, तो ये भी सेल है। बेसोफिल्स, ये भी जो है आप जानते हो कि WBC का ही पार्ट है, तो ये भी है। लिम्फोसाइट भी WBC का पार्ट है, ठीक है, तो ये 4 आपको दिया है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द एनिमल सेल टाइप, इनमें से कितने एनिमल सेल से बिलोंग करते हैं। अब देखिए ये मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, ये सारे जो है इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, और अगर देखा जाए तो ये WBC के पार्ट हैं, तो इसका मतलब ये तो एनिमल सेल है ही। अब कार्टिलेज, जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेजेस उसी से बनते हैं, उन्हीं सेल से, तो ये भी एनिमल सेल ही हुआ, यानी चारों के चारों एनिमल सेल है, तो इसमें 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 4th मींस डी ऑप्शन करेक्ट है, और 4 जो है आंसर इसका होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं।
in the human digestive system which one of the following is the role of the pancreas? इनमें से कौन सा pancreas का रोल है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात secretion of surfactants। तो surfactants का जो secretion करने के लिए बोला है to break up lipids, pancreas की बात कर रहा है। surfactants अमूमन देखा जाता है pneumocyte cells जो होते हैं वो alveoli में होते हैं, वो secrete करते हैं surfactants, तो ये wrong हो गया। नेक्स्ट बोला है storage of regulation of release of bile, तो ये इसका काम किसका है, ये गाल ब्लैडर का काम है, तो ये भी गलत हो गया। सिक्रीशन ऑफ लाइपेज, एमाइलेज एंड प्रोटीजेस, तो देखा जाए सिक्रीशन ऑफ लाइपेजेस, एमाइलेजेस जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, और प्रोटीजेस मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन सेक्रेट करता है, तो इसका लिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, गलत इसलिए ये डी ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड, तो स्टमक को एसिड न्यूट्रलाइज कौन करता है, वो बाइल जूस करता है, क्योंकि बाइल जो है अल्कलाइन होता है, तो स्टमक में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी ही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया उसको कंसीडर करना है। पहला पॉइंट दिया है डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमैटिन इज ओपनड अप। अब देखिए जब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होता है और वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्वाइलिंग होती है। अब इसमें बोल रहा है कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन मींस डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए तभी पॉसिबल है जब ये ओपन अप होता है, तो ये बात सही है। दूसरी पॉइंट लिखा है कि क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ इनटू रॉड शेप क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन। तो आप जानते हैं सेल डिवीजन के समय वो रॉड शेप जो है वो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फॉर्म होता है, तो ये भी करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन है बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव द सेम प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बाइनरी फ्यूजन करता है सिंपली, बस यूकैरियोटिक सेल जो है वो सेल डिवीजन के दो स्टेप उसमें होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये दोनों सेम तरीके से तो होता नहीं है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखिए कौन सा पूछा है क्वेश्चन, आगे क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज आर और करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमने आपको बताया कि पहला करेक्ट था, पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, ठीक है, और कौन सा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट था, तीसरा गलत था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिजिक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बायो का है वो आपका 126 है, तो 126 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, जस्ट अ सेकेंड, 26 यस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, इसमें दिया है लिटमस वेल नोन एसिड बेस्ड इंडिकेटर। तो आप जानते हो लिटमस पेपर बनता है जो एसिड और बेस का इंडिकेटर है, किससे बनता है, तो पहला ऑप्शन दिया है फंजाई, दूसरा लाइकेन, तीसरा बैक्टीरिया और टर्माइट। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा लाइकेन से फॉर्म होता है, ठीक है। तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। थैंक यू एवरीवन, ये आपके 12 क्वेश्चंस बायो के हो गए, धन्यवाद। तो आ रहे हैं सर केमिस्ट्री वाले सर, आपको केमिस्ट्री के पोर्शन सॉल्व करके बताएंगे, और लीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये पांडे सर को सुन रहे थे आप अब तक, जो कि बायोलॉजी के बड़े ही प्रगाढ़ विद्वान हैं, और इन्होंने बायो के बारे में आपको बताया जो भी की वगैरह है उनसे रिलेटेड। और अब आपके सामने मैं अनिल शर्मा आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कि जो आपका इंडिया का जो एग्जाम हुआ है आपका, होप सो बहुत अच्छा एग्जाम जो है ना वो गया है। हम चाहते हैं कि आप जो है ना इस टेस्ट को पास करके एसएसबी में जाएं और आप सब लेफ्टिनेंट बनकर जो है ना वो बाहर निकले, ठीक है। तो उसके लिए पता ही आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है आपने, और उस मेहनत का फल जो है ना, फ्रूट जो है ना आपको मिलेगा। तो केमिस्ट्री के पार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले जो है ना 53 क्वेश्चन से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे हम, और 53rd जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ वो केमिस्ट्री का होगा। तो देखिए क्या है, पहले क्योंकि क्वेश्चन जो है ना थोड़े से जंप कर रहे हैं, इनमें नंबर जो है ना वो दूर दूर तक मिल रहे हैं, तो इसलिए बीच बीच में जो है ना हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ए फ्यू सेकेंड्स।
लेकिन देखते हैं। तो ये है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन ए मेटल। एक मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है, तो फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। तो कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिक कंडक्टर, जिसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक को ही इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक है जो एसिड बेस सॉल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटालिक को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो 53 का जो है बी आंसर जो है ना वो सही है, बी ऑप्शन जो है ना वो सही है, आप इसे बी करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपके पास वो होगा हमारे पास यहां 71 का जो क्वेश्चन है वो होगा, और ये है आपके पास 71 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। ह्यूमिडिटी मतलब नंबर ऑफ वाटर वेपर्स, नंबर ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं उसे हम करें ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कह रहे हैं, जिसे आप हिंदी में आर्द्रता भी कह देते हैं। ठीक है, कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, सिंपल 9th क्लास के एनसीईआरटी में है ये, सिंपल जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही इवापोरेशन कम होगा। मतलब पहले से एयर में वाटर के वेपर्स प्रेजेंट हैं तो पानी जो इवापोरेट हो रहा है वो कम होगा, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले एयर में वाटर वेपर्स ने जगह जो है ना वो ऑक्यूपाई कर ली, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। इसलिए और ज्यादा जो वाटर वेपर्स निकलेगा वो कहां जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी, इसलिए इवापोरेशन कम हो जाएगा ह्यूमिडिटी की वजह से, याद रखेंगे। Ratio between the actual amount of water vapor present in the atmosphere and the maximum amount it can hold at a given temperature। ये रेशियो रहता है कि किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर कितनी ज्यादा अमाउंट हो सकती है और वहां कितनी एक्चुअल अमाउंट है, वो ह्यूमिडिटी है। दूसरा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगा, मोर वाटर इवापोरेट फ्रॉम द स्किन। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा, और जबकि ये कह रहा है ज्यादा होगा, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड, हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने ही वाटर के पार्टिकल्स जो है ना, हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ह्यूमिडिटी, वाटर जो पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स जो है ना वो उतने ही कम होते जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब है 71 का सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है आपके पास। उसके बाद में आपके पास 90 नंबर क्वेश्चन है, और वो 90 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। 90 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या होगा, वो बड़ा इजी जो है ना वो क्वेश्चन होगा 90। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 9th क्लास से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट mention that an electron in atom could revolve in certain stable orbit without the emission of radiant energy। मतलब ये न्यूक्लियस है, यहां बाहर जो है वो सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट है, वहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन जो है ना वो घूमते हैं, जब तक वो घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। ये बात जो है ना किस मॉडल ने, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने, थॉमसन ने, बोर ने, आइंस्टीन ने। तो नील्स बोर ने, रदरफोर्ड पढ़ते हैं आप, थॉमसन पढ़ते हैं आप, तो बोर पढ़ते हैं आप। तो बोर ने दिया था ये स्टेटमेंट, नील्स बोर ने। रदरफोर्ड ने तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, थॉमसन ने वाटरमेलन तरबूज वाला दिया था, वाटरमेलन वाला, ठीक है। क्रिसमस पुडिंग केक का दिया था, ठीक है। तो ये किसने दिया था, बोर ने। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखेंगे ये। थॉमसन ने वाटरमेलन वाला, और बोर ने ये जो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के बाहर जो है सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, जिनको 1 2 3 4 शेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं आप। ये है आपके पास। उसके बाद में जो क्वेश्चन है आपके पास 113 का होगा केमिस्ट्री में, 113 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 113 वो क्वेश्चन होगा हमारे पास 113। इफ द करंट, ये फिजिक्स में भी मिलेगा आपको, थ्रो एन इलेक्ट्रिकल मशीन रनिंग
on direct current is 15 ampere and the machine runs for 10 minutes. The charge that passes through the machine during this time is, फिजिक्स में भी है ये, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स की की में भी बताऊंगा मैं आपको और केमिस्ट्री में भी। देखिए क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, चार्ज का क्या फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। Q चार्ज जो ना कुलाम में होगा, क्या होता है, 1 कुलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो ये आपके पास है 1 एम्पियर, एम्पियर में कितना 15 एम्पियर, टाइम सेकंड में कितना 10 मिनट है, 10 मिनट में कितनी सेकंड रहती है 600 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड है, 10 मिनट में 600 सेकंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 कितना हो जाएगा 9000 कुलाम। 9000 कुलाम ऑप्शन क्या आपके पास डी है, तो 113 का जो है ऑप्शन होगा आपके पास डी, ये है आपके पास। उसके बाद में 124 124 जो क्वेश्चन है, 124 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, और 124 जो क्वेश्चन है ये देखिए 124, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म B10 B11 is 10.81, what will be the abundance of 10B and 11B respectively। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो है ना 11th क्लास में भी पहले चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी सिखाया जा रहा है और 9th क्लास में भी है ये क्वेश्चन। तो देखिए बड़े ध्यान से समझना आपको कि क्या क्वेश्चन है ये क्या गिवन कर रहा है आपको, ये है कि B10 और B11 का एवरेज मास गिवन है 10.81, तो हम क्या लिखते हैं, एवरेज मास 10.81 है, ठीक है। B जिसका मास 10 है तो हम उसकी परसेंटेज मान लेते हैं x बाई 100 प्लस, तो B11 जिसका मास 11 है उसकी परसेंटेज कितनी रहेगी, यदि इसकी x है तो दूसरे की 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बाई ये भी 100। क्या करेंगे आप, कॉमन एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे आप 10.81 के साथ 1081, यहां आपके पास 10x है, 11 की 100 के साथ 1100, 11 की माइनस एक्स के साथ माइनस 11x। यहां देखिए क्या होगा आपके पास 10x माइनस 11x माइनस एक्स रह जाएगा एक साइड में, 1081 इस साइड आ जाएगा 1100, तो माइनस 1100 प्लस 1081 कितना रह जाएगा, 1100 में से एक जारी कासी जाएंगे 19 माइनस 19, x इज इक्वल टू 19%, तो दूसरा क्या रहेगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 19 81, तो 19 और 81% मतलब ए ऑप्शन 124 का ए ऑप्शन होगा आपके पास। ये देख लीजिए आप, बड़ा आसान सा जो है इसका सॉल्यूशन है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद 125 का है, सीधा सा है ये, तो जो सिलेबस है, हम बार बार बताते हैं आपको ये चीज, जो सिलेबस है यूपीएससी का एनडीए से रिलेटेड जो सिलेबस है, पहले दिन आप वो सिलेबस देखिए, उसी सिलेबस से आप तैयारी करिए, वहीं से क्वेश्चन। अलग पार्ट है ये कि जो डे टू डे लाइफ में जो चीजें काम आती हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है, वहां से क्वेश्चन है। सीमेंट किससे मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, जो पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड का मतलब एक पत्थर जो यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक जो पत्थर है, स्पेसिफिक जो पत्थर है, बहुत कठोर पत्थर है, उसी के नाम पर रखा गया है पोर्टलैंड सीमेंट। किससे मिलकर बनता है सीमेंट, मेन चीज सैंड लाइम क्ले, ठीक है। इसेंशियल कंस्टेंट सिलिका एल्यूमिना और लाइम, मतलब सीमेंट में 80 से 85% होता है कैल्शियम सिलिकेट, और वो सिलिकेट किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम सिलिकेट मिलकर बनता है किससे, सिलिका CaO प्लस SiO2 CaSiO3, ये हो जाएगा आपके पास कैल्शियम सिलिकेट। तो फिर उसके बाद में एल्यूमिना Al2O3, थोड़ा बहुत एल्यूमिना, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है इनमें, सभी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सीमेंट किससे मिलकर बनेगा, सिलिका एल्यूमिना और लाइम से। 80 से 85% सीमेंट जो है ना वो किसका, कैल्शियम सिलिकेट का, और कैल्शियम सिलिकेट किससे मिलकर बनता है, सिलिका और लाइम से। ये देखिए लाइम और सिलिका जिससे कैल्शियम सिलिकेट 80 to 85% किसमें है, आपको बताया गया पहले से भी। डे टू डे लाइफ में जो चीजें काम आती हैं जैसे सोप, डिटर्जेंट, सीमेंट, ठीक है, टूथपेस्ट,
ये सब जो चीजें डे टू डे लाइफ में काम आती है वो किनसे मिलकर बनता है? जैसे सेफ्टी मैचेस, माचिस की जो तिल्ली है किससे मिलकर बनती है? ये यूपीएससी के सिलेबस में वही से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। देखिए सीमेंट का आया हुआ है, आपको 9th 10th के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये कि सीमेंट किससे मिलकर बनता है। लेकिन यूपीएससी का जो सिलेबस है कि डे टू डे लाइफ में जो चीजें काम आ रही है हमारे, ठीक है, इंक वगैरह किससे मिलकर बनता है, ये कुछ एक चीजें हैं, ठीक है, जो हमें सीखनी है। यहाँ गन पाउडर किससे मिलकर बनता है, ये उनमें से है ये क्वेश्चन, ये है आपके पास। उसके बाद में 125 126 का क्वेश्चन है, 127 का भी। इसके बाद में 126 का सर ने बता दिया बायोलॉजी में, लिटमस, जिससे आप एसिड बेस बताते हैं कि किस सब्सटेंस में एसिड है या किस में बेस है, तो उसका लिटमस टेस्ट करते हैं। तो वही वो जो लिटमस है वो किससे मिलकर बनता है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे टर्मरिक हल्दी होती है हमारे पास, वैसे ही लिटमस भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है जो भगवान ने ही हमें देके भेजा है। वो किस पौधे से मिलकर बनता है, किस पौधे से मिलकर बनता है? लाइकेन नाम के पौधे से मिलकर बनता है। ये है आपके पास। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 का ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, ठीक है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन V2O5? V2O5 में वेनेडियम का तो देखो सिंपल सा है, V2O5 जिस भी सब्सटेंस का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे आप x मानेंगे, x वेनेडियम का x। कितने वेनेडियम है? 2x, 2 वेनेडियम है 2x। ऑक्सीजन का 1,00,000 कंपाउंड है टोटल ऑक्सीजन के इस अर्थ पर, उसके 99,994 कंपाउंड में समझिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 5 ऑक्सीजन कितने ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 10। पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए सम 0 के इक्वल कर दीजिए। 2x इज इक्वल टू -10, उस तरफ जा रहा है +10, x इज इक्वल टू +10/2 +5। एक वेनेडियम के ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है, किसमें? V2O5 में। तो 127 का कौन सा ऑप्शन आपके पास? डी ऑप्शन। सिंपल है, बहुत आसान है, जनरल रूल है ऑक्सीडेशन नंबर के। उसके बाद में 128 का भी क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको क्या मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। किसके एलोट्रोप? कार्बन के एलोट्रोप दिए गए हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन और ग्रेफीन। ये 4 एलोट्रोप जो है कार्बन के दिए गए हैं। ज्यादातर आप किसे पढ़ते हैं? ग्रेफाइट को, डायमंड को और फुलरीन को। C60 जो फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर रहता है, जिसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर रखा गया था। ग्रेफाइट, डायमंड बहुत ज्यादा पढ़ते हैं आप इसको। क्या होगा आपके पास? इनकी प्रॉपर्टी जो है ना आपने मैच करनी है दूसरी लिस्ट में। सिंपल है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और स्लिपरी मटेरियल, सॉफ्ट है बहुत, स्लिपरी है, इसीलिए तो उसे लुब्रिकेटिंग एजेंट, लुब्रिकेटिंग मींस ग्रीस करने के काम में लिया जाता है। ये जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी मशीन जो है, जो जिनसे बनती है, जिन मेटल से मिलकर बन रही है, उनको ग्रीस करने के काम में लिया जाता है ताकि उनको जंग वगैरह ना लगे, ज्यादा काम करे वो। ग्रीस वगैरह किसके करते हैं? ग्रेफाइट के करते हैं, याद रखिए, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, इसे लुब्रिकेटिंग एजेंट। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, तो इसलिए ए किससे मिल रहा है? 4 से, बी किससे मिल रहा है? 2 से। एक ही ऑप्शन आपके पास है, एक ही ऑप्शन आपके पास, 4 और 2 के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, ये करना आपको। तो इसलिए क्लू मिल रहे हैं आपके पास, यहां देख लीजिए 4 2 का एक ही ऑप्शन था, बस ए ऑप्शन ये है आपके पास। उसके बाद में 138, 128 के बाद में है 138, 138। तो 138 नंबर क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं हम। वो है आपके पास, ये देखिए, वाटर गैस CO+H2, बड़ा आसान सा, क्या CO+H2 को कहते हैं वाटर गैस, CO+H2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम? वाटर गैस। ये है आपके पास, ये वाटर गैस है। उसके बाद में देख लीजिए ऑप्शन जो भी आपके पास, बी ऑप्शन है आपके पास, ये करना है आपको। उसके बाद में 139 का ये क्वेश्चन है, देखिए, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द pH रेंज। इसमें से आप ये देखेंगे ना ऑप्शन, आपको आप गूगल करेंगे तब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमें समझना पड़ता है, सिंपल सा, ह्यूमन बॉडी कितने pH के ऊपर? तकरीबन न्यूट्रल pH के ऊपर काम करता है वो, अच्छे ढंग से न्यूट्रल pH। अब न्यूट्रल pH कितना होता है? 7, उससे आगे 7 से 7.8 तक,
7 से 7.8 तक, क्योंकि जो रेंज है हमारी वही वास्तव में जो रेंज है वो है 7.4 के आसपास। अब वो जो रेंज है ना, इस रेंज को बिल्कुल ये ठीक करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट देखो बीच में आएगा, एवरेज बनेगा, देखो 7 का और 7.8 का एवरेज भी 7.4 बनेगा। तो इसलिए आप बी ऑप्शन ठीक करेंगे, 139 में आप बी ऑप्शन ठीक करेंगे। ये है आपके पास। उसके बाद में आपके पास है 140 का वोटर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। आपके पास क्या है, आपके पास जो सिलेबस है उसमें है, पहला जो आर्टिकल है सिलेबस के लिए एनडीए केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें पहला जो है वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर। तो देखो वाटर की प्रॉपर्टी से आ चुका है क्वेश्चन आपके पास। कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सही नहीं है पानी की? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज अबनॉर्मली हाई, स्पेसिफिक हीट जो है ना वो ज्यादा है, अनडाउटली ज्यादा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज वेरी लो, ये गलत। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना वाटर की वो हाई होती है, जबकि ये क्या कर रहा है वो लो है, हाई होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हाई रहती है, लो कर रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन आइस, पढ़ रखा होगा आपने, पानी के ऊपर बर्फ तैरती है, क्यों तैरती है? क्योंकि वो हल्का होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। ये उल्टा दे रहा है। प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ प्योर कंडक्टर जो है ना वो प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर, मतलब ये बात जो है वो सही है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन आइस, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, पानी की डेंसिटी आइस से ज्यादा है, वो सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, बी गलत है बस। लेटेंट ऑफ फ्यूजन वाटर की जो है ना वो कैसी रहेगी, हाई रहेगी, और क्या करा है, लो करा है। ये है आपके पास ऑप्शन, ये करना आपने 140 में। उसके बाद में 141 ही है। Which one among of the following compound has a sweet and fruity smell? 10th क्लास के एनसीईआरटी की रिएक्शन है। जब एक एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, तब एक स्वीट स्मेलिंग पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, वो बनाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं एस्टर, जो परफ्यूमरी में काम आता है, परफ्यूमरी में, परफ्यूम इंडस्ट्री में काम आता है। तो वो क्या होता है, इथाइल एसीटेट, मतलब एस्टर, एस्टर RCOOR, ये एस्टर होता है, एस्टर RCOR, ठीक है। इथाइल एसीटेट मतलब यहां CH3 CH2, यहां CH3 लिख दीजिए, इथाइल एसीटेट। सीधी रिएक्शन, एनसीईआरटी में सीधा रिएक्शन है, CH3 CH2OH प्लस CH3COH, ठीक है। ये आपके पास सीधा रिएक्शन एनसीईआरटी में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, चाइन की प्रेजेंस में, जिससे मिलकर CH3 CH2COO CH3 ये बना देंगे इथाइल एसीटेट। ये है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये करना आपने। तो ये आपके पास C 141 का C है आपके पास। 142 में कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम और क्लोराइड का डेफिनेशन सुन लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर की। नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन अराउंड टू अपोजिटली चार्ज आयन, कि एक जैसे एक पॉजिटिव आयन को कितने नेगेटिव आयन ने सराउंड कर रखा है, या एक नेगेटिव आयन को कितने पॉजिटिव आयन ने सराउंड कर रखा है, वो था कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 सोडियम के आयन एक क्लोराइड आयन को सराउंड करेंगे, 6 सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन को सराउंड करेंगे, मतलब सोडियम को 6 क्लोराइड आयन और क्लोराइड को 6 सोडियम आयन सराउंड करेंगे। तो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो 6 होगा। यहां ये है आपके पास NaCl में, कॉमन सोल्ट में, जो साधारण नमक है जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को घेरे रखते हैं, बस कहने का मतलब ये है। सोडियम के बाहर कितने क्लोराइड है, कितने क्लोराइड के बाहर सोडियम है, ये है आपके पास 142 का C ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद में 143 का होगा क्वेश्चन, विच वन अमंग द, बताया मैंने अभी आपको, द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द नेटल लीफ एयर दैट कॉजेज बर्निंग पेन, मतलब एक हनी बी, मधुमक्खी, आंट, चींटी और नेटल लीफ, ये नेटल नाम का पौधा है, उसकी पत्ती, जंगल में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यदि वो जैसे हमारे स्किन को टच करती है वो पत्ती, वो भगवान ने उनको किस को, जैसे हनी बी को कहिए आप, आंट को कहिए आप, और ये नेटल लीफ कहिए आप, भगवान ने इनको बचा के रखने के लिए, मतलब खुद को यहां सरवाइव कर पाए, स्टेबल हो पाए, इसलिए इनको
एक ऐसा केमिकल जो है इनके अंदर भेजता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए, उन्हें डर महसूस है किसी टाइप का, समझिए, अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही टच करेंगे दूसरे को, मिथेनिक एसिड, वो केमिकल मिथेनिक एसिड जो है ना वो रिलीज करेंगे अगले की बॉडी में, मिथेनिक एसिड। तो ये कौन, जब हम मधुमक्खी काटती है तब हमारी बॉडी में वो मिथेनिक एसिड छोड़ती है, आंट चींटी काटता है तब भी, और ये नेटल लीफ भी। ठीक है, ये पीएच की एप्लीकेशन है जो भगवान ने इन तीनों को देके भेजा है, समझिए। ये है आपके पास तो मिथेनिक एसिड 143 का क्या है, ए। आपको किसमें, एनसीईआरटी 10th के एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, एसिड बेस सॉल्ट में। तो इसलिए एनसीईआरटी से परे और जो सिलेबस है यूपीएससी का एनडीए के लिए केमिस्ट्री का, उससे परे कुछ भी नहीं है, उससे आगे कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिए। 144 का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। आजकल तो हम क्या करते हैं, एसिडिटी हुई क्या, इनो 6 सेकंड में आराम, एसिडिटी हुई हमें, इनो पी लिया हमने 6 सेकंड में आराम। इससे पहले क्या, इनो से पहले कोई और दूसरे, जैसे नाम है प्रोडक्ट का है तो उसमें वीक बेस ही, क्या किसी और दूसरे नाम से भी कोई वीक बेस जो वो बिका करता, हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस जो एसिडिटी का इलाज करता है, जो एसिडिटी का इलाज करता है। तो वीक बेस कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है डी, 144 का डी क्या करा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कौन है, तो डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में ये 143 है, 144 भी क्वेश्चन है अगला, 144 तो बता दिया हमने, 145 बता दिया, 146 है उसके बाद में क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बोराक्स। बोराक्स का देखिए फॉर्मूला लिखूंगा मैं, Na2B4O7 10H2O, ये बोराक्स का फॉर्मूला है। किस किस से मिलकर बना, सोडियम से, बोरोन से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से। कितने एलिमेंट है इसमें, बोराक्स, Na2B4O7 10H2O, ये बोराक्स है। कितने एलिमेंट है, सोडियम, बोरोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए ऑप्शन, सोडियम, बोरोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो बी ऑप्शन। 146 का बी ऑप्शन, ये है आपके पास, ये होगा आपके पास Na2B4O7। 144 का 145 का जो क्वेश्चन, 146 बता दिया, 145 नहीं बताया मैंने, 145 सॉरी, 145 जो है ना वो जंप करके, सोप विद वाटर फॉर्म्स, सोप विद वाटर, साबुन जो है वो पानी के साथ क्या बनाएगा, साबुन पानी के साथ क्या बनाएगा। वैसे तो हम पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन में, ज्यादा कंसंट्रेशन में, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी साबुन की पानी में तब वो मिसेल फॉर्म करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो। कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है कम कंसंट्रेशन में, कम कंसंट्रेशन में वो लाइटोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। जैसे किसी डिटर्जेंट को या सोप को पानी में आप डिसॉल्व करेंगे तो उन सॉल्यूशन को एक और नाम दिया जाता है लाइटोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफाइन, मतलब डिफाइन टेम्परेचर पर एक स्टेबिलिटी फॉर्म करते हैं, स्टेबल टाइप के मिक्सर्स होते हैं वो। तो इसलिए इन्हें कहते हैं लाइटोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, कम कंसंट्रेशन में वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, कौन, साबुन। जैसे ही ज्यादा होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेंगे, जिसे आप क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन वगैरह भी पढ़ते हैं। तो साबुन से रिलेटेड किससे मिलकर बनी होती है, उसकी प्रॉपर्टी से आ गया क्वेश्चन, ये है आपके पास। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 145 146 बता दिया मैंने, हाँ 147, विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड का। चारों ऑक्साइड है तो इनमें से कौन सी ऑक्साइड ज्यादा आयनिक है, बस बात खत्म। सोडियम के ऊपर, सोडियम के ऊपर अल्कली मेटल है +1 चार्ज, मैग्नीशियम अल्कलाइन +2 चार्ज, आयरन के ऊपर +3, कॉपर के ऊपर +2। जितना कम चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना कम, उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो आयनिक कंपाउंड बनेगा, और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, इसकी बजाय कोवेलेंट कंपाउंड की बजाय।
आयनिक बनेगा कौन सा, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो सिंपल सी बात है, सोडियम एक छोड़ेगा, ये 2, ये 3, ये 2, तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन में से जल्दी कौन सा छोड़ा जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन। जिसके पास जिसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, जल्दी से नोबल गैस बन जाएगा, वो आयनिक कंपाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन कर रहा है, यहां सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जल्दी लॉस कर रहा है, तो इसलिए वो आयनिक कंपाउंड से ज्यादा होगा और इसीलिए वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखेगा। तो ए ऑप्शन 147 का ए ऑप्शन। ये है आपके पास, ये था केमिस्ट्री का पार्ट आपका, ये था केमिस्ट्री का पार्ट। उसके बाद में फिजिक्स की आंसर की है मेरे पास, सर ने जो है ना वो सोल्व किया है, तो वो जो की है वो आपको बता दे रहा हूं मैं। जिन जिन स्टूडेंट को लिखना है वो लिख सकते हैं, मैच करना मैच कर सकते हैं, चेक कर लेना चाहिए। तो वो की में है आपके पास 51 का जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन है, 52 का बी ऑप्शन है, 53 का बी है, या आपको ये जो है ना लिख देता हूं मैं, ये लिख भी देता हूं मैं आपके लिए। तो वो देखिए, ये लिख भी देता हूं आपके लिए ताकि आपको ये ना लगे। 51 का डी ऑप्शन, 52 का बी ऑप्शन, 53 का बता दिया था मैंने बी ऑप्शन, 84 का सी, 85 का सी, 86 का सी, 87 का ए, 88 का ए, 89 का ए, 90 का सी, 103 सी, 104 ए, 105 सी, 106 ए, 107 डी, 108 सी, 108 तक, 109 का डी, 110 का बी, 111 का जो ऑप्शन है, वो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आंसर के सबसे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए 111 11 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है 6 ओम, 6 ओम। तो इसलिए वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्रेस वगैरह जो जिस हिसाब से मिलेगी वो देखा जाएगा, लेकिन 111 का 6 ओम जो है ना वो आंसर है। 112 का सी, 113 का डी ऑप्शन है, 114 का ए ऑप्शन है, 115 का डी ऑप्शन है, 116 का बी ऑप्शन है और 117 का डी ऑप्शन है। इसमें ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे फिजिक्स के लिए, तो जिसको मैच करना है वो फिजिक्स के लिए मैच कर सकते हैं और ये अपने ऑप्शन देकर कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपका अच्छा एग्जाम गया है, होप सो, थैंक यू।